सुन ले भाई ध्यान लगा ले, 11वीं में ए अपना नाम बना ले। जय फिजिक्स समझनी रट्टा ना मार, न्यूमेरिकल्स का बन जा तू सरदार। अरे सुन ले भाई ध्यान लगा ले, 11वीं में ए अपना नाम बना ले। जय फिजिक्स समझनी रट्टा ना मार, न्यूमेरिकल्स का बन जा तू सरदार। स्वागत है आप सभी का 11th क्लास की फिजिक्स के सबसे पहले लेक्चर में। ऑल्दो फिजिक्स आपको सुमित सर पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं वो सेम है, इसलिए मैं ही इसको पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद की जो फिजिक्स है यानी चैप्टर 2 से सुमित सर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल यूनिट्स की, कैसे किस चीज की क्या यूनिट है, कैसे एक दूसरे को बदलेंगे। खैर ये सारी बातें तो होगी। उससे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सलाह देता हूं कि आप ये वाले लेक्चर को जाके एक बार जरूर देखो। इस लेक्चर में मैंने बता रखा है कि 11th क्लास में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैं कहता हूं अगर वो करोगे तो ये समझ लेना आपकी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो उसको एक बार देखो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर 1। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस सब की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। जो भी नोट्स हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं और बहुत सारी चीज किताबें वगैरह हैं वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटीज की? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, या तो डायरेक्टली मेजर करो या किसी फॉर्मूले की हेल्प से उसको कैलकुलेट करो, ऐसी चीजों को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। एंड और भी कुछ खास बात है फिजिकल क्वांटिटी की, एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जिनका यूज आप फिजिक्स के लॉज में करते हो या फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करने में करते हो, ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप खुद मन में सोचो, आप दुनिया की किस किस चीज को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम किसको मेजर कर सकते हैं? हम हमारे मास को मेजर कर सकते हैं, हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, और बताओ आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, और किस चीज को मेजर कर सकते हो? आप चाहो तो आप स्पीड को मेजर कर सकते हो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होगी, या आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी स्पीड है, ठीक है, और करंट को आप मेजर कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जिनको भी मेजर कर पाए हम फिजिकल क्वांटिटीज, उनको कहा जाएगा, ठीक है। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर तो कर लिया, लेकिन अगर उसको एक्सप्रेस करना है, उसको बताना है, तो वी नीड टू नो टू थिंग्स। हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। वो दो चीजें क्या है? सबसे पहला है द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी उस चीज को, उस क्वांटिटी को आपने किस यूनिट के अंदर मेजर किया है, इस चीज का पता होना चाहिए। दूसरी बात, द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी है, कितनी का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। इन दो चीजों का पता होना चाहिए, क्या क्या? एक तो यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। आई बात समझ? अब जब आपको इन दो चीजों का पता लग गया, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को आप कैसे लिखोगे? उसको आप लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपका मास पूछूं, आपका मास हमने मान लिया 50 kg, तो यहां पे बताओ ये जो 50 है, ये 50 क्या है? इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो kg है इट इज द यूनिट। इसी चीज को लिख देंगे, 50 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और जो kg है दैट इज द यूनिट।
अब जैसे आप किसी भी इक्वेशन को लिखते हो वहां एक्स वाई जेड लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, ऐसे ही हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं एन के साथ। एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू यानी यूनिट। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुई, इसको लिख देता हूं, कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हुई, फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू के साथ। क्यू यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो उस क्यू को आप लिख सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एन इंटू यूनिट यू। ये बस सिंपली रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका हो गया। अब जितनी भी मेजरमेंट करोगे हमेशा यूनिट जरूर होगी और हमेशा एक ना कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं। जैसे मान लिया मैंने लिखा 50 kg, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको केजी में नहीं ग्राम में मास बताना है, तो सेम मास कितना हो जाएगा? सेम मास आपका हो जाएगा 50,000 ग्राम। अब मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, थोड़ी देर वेट करो, नेक्स्ट लेक्चर आएगा यूनिट कन्वर्जन का, और वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका रहने वाला है। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि केजी को ग्राम में कैसे बदलना है। अब यहां एक चीज नोट करने की बात है, देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट, दोनों जो चीज है, ये दोनों चीज सेम ही मास को तो बता रही हैं। ये भी 50 kg और ये भी अपेरेंटली क्या बोलेंगे रे इसको, अपेरेंटली कितना है? 50 kg। बस उसको लिखने का तरीका क्या लिख दिया हमने? 50,000 ग्राम। अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कि अगर लार्जर द यूनिट होगी, यानी यूनिट की वैल्यू बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे केजी जो है वो बड़ा होता है ग्राम से, देन स्मॉलर विल बी नंबर इन मेजरमेंट। तो नंबर हमेशा स्मॉलर आएगा अगर सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये भी 50 kg, ये भी 50 kg। अब अगर यूनिट बड़ी है, यूनिट बड़ी है तो वैल्यू देखो छोटी, यानी 5000 से 50 तो छोटी वैल्यू है, और अगर यूनिट छोटी है तो वैल्यू बड़ी है। अगर सेम क्वांटिटी है तो याद रखियो, सेम को अलग अलग को कंपेयर नहीं करना, आपने सेम चीजों को कंपेयर करना। आई बात समझ? अब इसी चीज को अगर मैथ की फॉर्म में हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू एन यू की बजाय मैं इसको लिखता हूं Q इज इक्वल टू N1 U1, N1 इंटू U1। इसी चीज को आप लिख सकते हो N2 इंटू U2। ठीक है, तो अब यहां से आप लिखोगे इफ U1 इज ग्रेटर देन U2 देन N1 विल बी लेस देन N2। सिंपल सी बात, अगर पहली यूनिट बड़ी है तो पहला नंबर छोटा होगा, या फिर U2 इज ग्रेटर देन U1 देन ओबियस सी बात है जो आपका कौन होगा, N1 होगा, वो बड़ा होगा किससे? N2 से। ये ऐसा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक बड़ा तो दूसरा छोटा, दूसरा छोटा तो पहला बड़ा। इसी चीज को मैथमेटिकली हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मैंने एक और वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक बार इस वीडियो को जरूर देखो आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो लाइफ टाइम आपके काम आना है। उसके बगैर साइंस पढ़ने का मतलब है नहीं, सीरियस होके साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रिलेट करता है कैलकुलेशन से, और कैलकुलेशन नहीं आएंगी तो आपका 30% साइंस का पोर्शन गया। फिजिक्स तो भूल ही जाओ, क्योंकि फिजिक्स में तो मोस्टली पार्ट क्या है आपका? न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आएंगी, कैलकुलेशन नहीं आएंगी तो फिजिक्स भी नहीं आएगी, सीधी सी बात। थोड़ी देर पहले मैंने इतना सारा ज्ञान आपको दिया था। तो आपने क्या करना है, इन लेक्चर को लगाने से पहले जितने भी बेसिक साइंस लेक्चर हैं, जितने भी हैं, उन सभी को एक बार जरूर देखना है, उन कंसेप्ट को जरूर सीखना है। ठीक है, तो वहां पे मैंने इस यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल का अच्छे से यूज बताया हुआ है। वैसे थोड़ा बहुत मैं वैसे ही बता दूं कि अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो जाती है तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसा कि यहां बताया,
अगर केजी की वैल्यू आपने नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा दी तो ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी घटा दी तो ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ? तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे और फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेजर करके आप एक्सप्रेस करोगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी टर्म्स में लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल देख लिए। फिर एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए एक यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल हमने जैसे 50 kg आपका मास है। अब 50 kg मास नहीं, आप जैसे चार्जर आते हैं आजकल लेटेस्ट सुना होगा 100 वाट का चार्जर, 120 वाट का, पहले 18 वाट का आता था, कोई 55 वाट का आता है। तो 55 वोट हो गया। जैसे 55 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो वोट है वो क्या है? उसकी यूनिट। अब आपकी लंबाई है, आप बोलते हो कि मैं 5 फीट का हूं या 5 फीट की हूं, तो 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और फीट क्या है? उसकी यूनिट। कुछ लोग इसी हाइट को सेंटीमीटर में मापेंगे कि मैं 160 सेंटीमीटर का हूं या की हूं, तो 160 होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर होगी आपकी यूनिट। अब अगर एक यूनिट, ये एक वैल्यू को अलग अलग यूनिट की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल फॉलो करते हैं। यानी यूनिट की वैल्यू बड़ी तो नंबर छोटा, यूनिट की वैल्यू छोटी तो नंबर बड़ा। इसी चीज को मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल यूनिट। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो यू आर फ्री टू कमेंट, और समझ में आए तो भी आप कमेंट को जरूर करना, क्योंकि जितने कमेंट करोगे मेरे को पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग सीरियस हो। मैं भी और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपके लिए अलग अलग नए नए आसान करके कंसेप्ट लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल यूनिट। देखो, फिजिकल यूनिट होती क्या है? जैसे यहां हमने बात की ना, एक तो होगी यूनिट और एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई नहीं, सिंपल नंबर है, लेकिन यहां सीखने की चीज है यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? डेफिनेशन देखो, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक अमाउंट चूज करो, उसको आप बोलोगे स्टैंडर्ड अमाउंट। टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। जैसे मान लिया यहां से यहां तक की मेरे को लंबाई मापनी है, यहां से यहां तक, तो मैं एक छोटे से टुकड़े को एक यूनिट बना दूंगा। जैसे इतने छोटे से टुकड़े को मैंने बोल दिया कि ये सेंटीमीटर है, इतना छोटा टुकड़ा। अब ऐसे ऐसे टुकड़े आप क्या करते जाओ, निकालते जाओ कि कितने ऐसे टुकड़े बनेंगे। तो जितने टुकड़े बनेंगे वो तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो ये छोटा सा टुकड़ा आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, स्टैंडर्ड माना है, इसको बोलते हैं यूनिट। सिंपल यूनिट बोलो या फिजिकल यूनिट। फिजिकल क्यों? क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट है। लंबाई जो है फिजिकली प्रेजेंट है, आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, बस क्या होना चाहिए? वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स, या फिर और भी प्रॉपर्टी है उसकी। वो क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखो। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल यूनिट, यानी कोई भी यूनिट सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी उस यूनिट की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इट शुड बी वेल डिफाइंड। वो क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है, अगर मैं उसको मेजर करूं, आप मेजर करो, या कोई तीसरा मेजर करे, तीनों के लिए डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी कुछ और डेफिनेशन दूं, आप उसकी कुछ और डेफिनेशन दो, ऐसा नहीं है। अगर मैंने बोला सेंटीमीटर में मापनी है तो सेंटीमीटर, सबका सेंटीमीटर इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो वो वेल डिफाइंड हो, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी गई हो। इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट का मतलब है हमारे लिए आरामदायक। जैसे यहां पे आपका घर है और आपको बोल दिया कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी, ये मान लिया आपकी स्कूल बिल्डिंग है, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस आपने मेजर करनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, और मैं आपको बोल दूं कि आप एमएम में मेजर करो, क्या वो कन्वीनियंट होगा? एमएम तो इतनी छोटी सी यूनिट, और डिस्टेंस देखो एक घर से एक स्कूल तक की कितनी हो जाएगी, तो वहां कितने सारे एमएम आएंगे, तो वो कन्वीनियंट साइज नहीं होगा। अब वहीं पे अगर मैं बोलूं कि आप ना, आपके
हेयर की मोटाई यानी उसकी विड्थ मेजर करो, यानी हेयर तो कितना पतला, बहुत पतला हुआ, ये पेन से भी काफी पतला, इसकी विड्थ मेजर करो स्केल की हेल्प से। अब स्केल में तो मिनिमम क्या मेजर कर सकते हो, एमएम। अब एमएम से भी वो काफी पतला है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी यूनिट आप चूज करो वो ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए ना बहुत बड़ी होनी चाहिए, इन कंपैरिजन विद मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो ना तो उससे बड़ी यूनिट होनी चाहिए ना उससे बहुत ज्यादा छोटी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। नेक्स्ट, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ना ही वो टाइम के साथ बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने सवाल दिया कि आपको घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, अब आपने वो छुट्टी के बाद शाम में जाके मेजर करी, ठीक है, कर ली मेजर, अब सुबह आओ तो तब तक आपकी यूनिट ही बदल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी यूनिट आप सेलेक्ट करो कि कितने भी टाइम के बाद उसको अगर देखा जाए तो वो बदली नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। नेक्स्ट, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल कंडीशन, वो फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड नहीं करनी चाहिए, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मान लिया मैं आपको एक स्केल दे दूं, एक ऐसा स्केल जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे फैल जाए, ये दिया, जैसे टेम्परेचर बढ़ा यही स्केल इतना बड़ा हो गया, तो क्या ये दोनों स्केल सुटेबल है? नहीं, सुटेबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल दिनों में किसी लंबाई को मापा और मैं आपसे 2 महीने बाद पूछूं, 2 महीने बाद तो मौसम बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा तो आपका वो स्केल भी बदल जाएगा, तो वहां पे आपकी मेजरमेंट करेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसी भी यूनिट हमने सेलेक्ट नहीं करनी जो कि फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती हो। और लास्ट पॉइंट आपका, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी ऐसी यूनिट जिसको सब मान सके, ऐसी यूनिट आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, क्या जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, जो लड़के हैं वो तो खेलते ही होंगे, ये क्रिकेट की पिच है, क्रिकेट की पिच होती है 22 गज, ठीक है, और हम कैसे मेजर करते हैं उसको, हम डंगों में मेजर करेंगे कि 22 डंग माप लो, एक डंग लगभग 1 गज के बराबर, क्या वो यूनिट कहलाएगी? डंग, जो हम एक डंग टेकते हैं, क्या वो यूनिट कहलाएगी? ना, नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। दूसरी बात, मतलब वेल डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, कन्वीनियंट साइज, तो ये तो है, चलो। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, क्या वो टाइम के साथ बदलती है? ये अरे डंग तो डंग पे बदलेगी, है ना। आपने एक डंग टेकी है, अगली डंग टेकी, दोनों के अंदर ही डिफरेंस है, वो टाइम के साथ क्या वो तो हर बार ही चेंज हो रही है। तो ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट चलो मान भी सकते हैं, ये पॉइंट भी नहीं है। क्या वो फिजिकल कंडीशन पे? यस, फिजिकल कंडीशन पे। अगर आप थके हुए हो थोड़ा स्लो चलोगे, थोड़ा फ्रेश से हो थोड़ी सी फास्ट चलोगे, तो ये भी पॉइंट नहीं। और इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट तो कौन ही करेगा जब ये पॉइंट ही फॉलो नहीं हो रहे। ये सारे के सारे पॉइंट फॉलो होने चाहिए, तभी वो फिजिकल यूनिट कहलाएगी, ठीक है। दूसरा, जैसे कभी कभार आप बिल हाथ से कोई मेजरमेंट कर लेते हो, कपड़े, जैसे कपड़े की दुकान पे सूट लेने गए, वहां पे बिल हाथ में दे देते हैं कई बार, तो वो भी गलत है। ऐसी भी यूनिट आपने नहीं बनानी है। यूज कर सकते हो उसका, लेकिन फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए उसका यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी फिजिकल यूनिट की। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मिला के और डिफाइन कर दिया गया कि इस क्वांटिटी को मैं इसमें मेजर करूंगा, इस क्वांटिटी को इसमें मेजर करूंगा, तो वो एक सिस्टम बन गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अपने इंडिया में टेम्परेचर मापते हैं केल्विन से, सॉरी सेल्सियस से, हाइट, हमारी हाइट मापते हैं फिट में, फिट या इंचज में। ऐसे ही जब आप अमेरिका जाओगे वहां हाइट मापेंगे सेंटीमीटर में और टेम्परेचर मापेंगे वहां पे फ़ारेनहाइट में। तो उस केस में हमारा सिस्टम कुछ और है, उनका सिस्टम कुछ और है। ऐसे ही कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। सेट ऑफ यूनिट, सेट का मतलब होता है एक प्रकार से क्या बोलेंगे उसको, समूह। एक यूनिट्स का समूह विच इज यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी एक आप ग्रुप तैयार करो यूनिट्स का, उस ग्रुप को आप बोलोगे सिस्टम ऑफ यूनिट। कुछ कॉमन है जैसे CGS,
CGS का मतलब समझो क्या है, यहां 3 वर्ड है CGS। C का मतलब यहां है सेंटीमीटर, G का मतलब यहां है ग्राम, और S का मतलब यहां है सेकंड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो लेंथ को किस में मेजर करो, सेंटीमीटर में। अगर आप मास को मेजर कर रहे हो तो किस में मेजर करो, ग्राम में। टाइम को मेजर कर रहे हो तो किस में मेजर करो, सेकंड में। ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा CGS सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। लेंथ को मेजर करोगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करो ग्राम में, और टाइम को मेजर करो सेकंड में। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं CGS। नेक्स्ट है FPS। FPS फिर से वही करना है हमने, FP और S की फुल फॉर्म लिख देनी है, तो लिख देते हैं FPS। F से बताओ लेंथ की कौन सी यूनिट है जो F से स्टार्ट होती है, वेरी गुड, वो है फुट। मास P से स्टार्ट क्या होता है, ये शायद आपने कम सुनी हो, ये होती है पाउंड। और S से तो वही क्या, सेकंड। फिर से वही है, लेंथ को मेजर करें फुट में, मास को मेजर करें पाउंड में, और टाइम को मेजर करें सेकंड में, तब ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को बोला जाएगा FPS। और जो FPS है दैट इज ब्रिटिश सिस्टम। आज हम हमारी जो हाइट है उसको फुट में मापते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि हम पर राज किया ब्रिटिश ने, और उन्होंने वो फुट में मापते हैं तो वो सब आ गया। पाउंड में हम नहीं शिफ्ट हो पाए, क्या पता इसका तो क्या रीजन रहा होगा, लेकिन पाउंड में हम नहीं, हम केजी में ही मापने लगे मास को। टाइम तो हर जगह सेकंड में ही है, टाइम की कोई अलग यूनिट नहीं। नेक्स्ट है आपकी MKS। M से बताओ क्या बनेगा, K से बताओ क्या बनेगा, और S से बताओ क्या बनेगा। M से हुआ मीटर, K से किलोग्राम, और S से सेकंड। यानी लेंथ को मेजर करोगे आप मीटर में, एक सेकंड, हाँ, लेंथ को मीटर में, किलोग्राम यानी मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, तब ऐसे सिस्टम को बोला जाता है MKS सिस्टम। मान लो डेफिनेशन आ जाए ना कि व्हाट इज MKS सिस्टम, तो आप ऐसे ही लिखोगे कि इट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास इज मेजर्ड इन मीटर, सॉरी, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. That type of set of units, yeah, that type of system of unit is known as MKS system। ठीक है, बताओ तीनों में से इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, इंडिया में फॉलो होता है MKS। हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकंड में। हम चाहे तो CGS भी फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये दोनों हमारे इंडिया के अंदर फॉलो होते हैं। FPS फॉलो नहीं होता क्योंकि हम पाउंड को नहीं मापते या पाउंड में नहीं मापते। चौथा सिस्टम है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI। ये वर्ड आपने बड़ा सुना होगा, SI यूनिट। SI का मतलब देखो क्या है, S का मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट, और कैसा, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की शॉर्ट फॉर्म है SI। अब ये कैसा सिस्टम है, इट इज मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म। सबसे पहली बात तो बिल्कुल लेटेस्ट है, और दूसरी बात एक्सटेंडेड है। जैसे ऊपर तो हम सिर्फ 3 क्वांटिटी का जिक्र कर रहे थे, यहां हम और ज्यादा क्वांटिटी का यूज करेंगे। फॉर्म ऑफ मेट्रिक सिस्टम, किसके सिस्टम की कॉपी है ये, मेट्रिक यानी इसकी, MKS की। आप फोन की सेटिंग में जाके देखोगे ना, जहां कैलकुलेटर लिखा होता है वहां 2-3 सिस्टम लिखे होते हैं, उनमें एक होता है मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक, मेट्रिक में कौन कौन से आते हैं, एक CGS आता है और एक आपका MKS आता है। और ये जो है, ये इसका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, ये बाद में आपको बता दूंगा। तो मेट्रिक सिस्टम हम इंडिया में फॉलो करते हैं मेट्रिक सिस्टम को, जहां CGS का यूज कर लो या MKS का यूज कर लो। ठीक है, तो CGS और MKS का एक्सटेंडेड वर्जन और मॉडर्नाइज वर्जन क्या है आपका, SI सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर इट इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक यूनिट। इसके अंदर 7 बेसिक यूनिट हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। यहां से भी MCQ आता है कि बताओ SI यूनिट में कितनी बेसिक यूनिट का जिक्र करते हैं हम, तो उसका आंसर होगा 7। और कितनी सप्लीमेंट्री, 2। ठीक है, बेसिक कितनी, 7,
और सप्लीमेंट्री कौन सी कितनी, 2। कौन कौन सी है थोड़ी देर रुको, अभी बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बस ध्यान रखो 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री। किसको किस में मेजर करेंगे वो भी बताता हूँ। अब कुछ सवाल हैं, अंडरस्टैंडिंग पे ही सवाल हैं। जैसे इसने बोला इट इज डिजायरेबल दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट विल बी इजीली अवेलेबल, यानी जो आप यूनिट सेलेक्ट करते हो वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इनवेरिएबल ना बदलने वाली होनी चाहिए, इनडिस्ट्रक्टेबल कभी खत्म ना होने वाली होनी चाहिए, एंड इजीली रिप्रोड्यूसर, मतलब अगर एक जगह से वो खत्म हो जाए तो दूसरी जगह उसको प्रोड्यूस करना इजी हो। ये सारी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स किसी भी यूनिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इफ वी यूज फुट ऑफ ए पर्सन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट, यानी अगर हम एक आदमी के फुट की लेंथ को अगर हम यूनिट ऑफ लेंथ मान लें तो बताओ इनमें से कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होगी, बताओ। क्या आदमी के पैर की लंबाई इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, बताओ। आप बोलोगे यस अवेलेबल है, हर आदमी के पास पैर है। लेकिन अगर उसी पैर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस मेजर करनी है तो बताओ क्या मेजर कर पाओगे, नहीं ना। तो ये इजीली अवेलेबल बोल भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन नहीं ही है। दूसरा इनवेरिएबल, क्या ये टाइम के साथ बदलता है, तो आपका आंसर होगा यस बदलता है। आदमी के पैर की लंबाई बदलती रहेगी, वो तो जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, तब तक बदलती रहेगी, हर रोज अलग अलग होती है। तो इनवेरिएबल भी वो नहीं है। इनडिस्ट्रक्टेबल, क्या वो ऐसी है जिसको खत्म ना किया जा सके, अरे ये आदमी तो खत्म होना सबसे आसान चीज है, आजकल तो पता ही नहीं लगता कौन कब खत्म हो गया, तो वो इनडिस्ट्रक्टेबल भी नहीं है। क्या वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल है, यानी उसको क्या दोबारा बनाया जा सकता है। आप बोलोगे आदमी बहुत सारे हैं, एक आदमी के खत्म हो गए तो दूसरे को ले आओ, लेकिन नहीं, उस केस में वो यूनिट की वैल्यू बदल जाएगी। मैं एक ही आदमी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड सेट करोगे ना, आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, हर आदमी के पैर की लंबाई अलग अलग है, उसको स्टैंडर्ड सेट कर नहीं सकते, तो आपको एक ही आदमी के पैर चाहिए। एक ही आदमी के पैर इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे, वो इनवेरिएबल भी नहीं होंगे, इंडिस्ट्रक्टेबल भी नहीं होंगे, और इजीली रिप्रोड्यूसिबल भी नहीं होंगे। यानी उस केस में कोई भी करेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल नहीं है, तो उस यूनिट का आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा सा समझने का सवाल है, देखो। सपोज यू आर टोल्ड दैट लीनियर साइज ऑफ एवरेज, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आप आंसर ना पढ़ो। Suppose you are told that linear size of everything in this universe has been doubled overnight, यानी एक दिन आप सुबह उठे और भगवान जी ने आपके सपने में क्या, सुबह आपके सामने आके बोला कि बेटा जब तुम सो रहे थे तो मैंने हर चीज की लंबाई को डबल कर दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर चीज को डबल कर दिया। यानी आप पहले 5 फीट के थे, अब आप 10 फीट के हो गए, लेकिन आपका दोस्त अगर 4.5 फीट का है तो वो भी 9 फीट का हो गया। आप जिस स्केल से मेजर कर रहे थे वो स्केल भी डबल हो गया, हर चीज क्या होगी, डबल होगी। अब कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइज विद मीटर स्टिक, क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हो मेजर करके, बताओ बताओ। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज के साथ आप मेजर करोगे वो भी तो डबल होगी, आप डबल हो गए, दुनिया की सारी चीज डबल होगी, तो आपके लिए कुछ नहीं चेंज हुआ, आपके लिए सब कुछ सेम का सेम है। तो भगवान जी की बात पे आप यकीन नहीं करोगे, ना ही उसको प्रूव कर सकते। तो फर्स्ट चीज का आंसर होगा नहीं, मीटर स्टिक्स की हेल्प से तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी लंबाई भी डबल हो गई होगी। नेक्स्ट, कैन यू टेस्ट इट यूजिंग द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी लाइट की स्पीड आपको पता है वो कांस्टेंट है 3 × 10⁸ एंड हैज नॉट चेंज, और वो बदली नहीं है, ठीक है। तो क्या आप इस चीज को मेजर कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा यस। कैसे, वो देखो, स्पीड का फॉर्मूला बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से किसी भी चीज की डिस्टेंस निकाल सकता हूं, डिस्टेंस कैसे आएगी, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब लाइट की स्पीड सेम,
टाइम सेम नहीं बदले, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा डिस्टेंस वो एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, जो भगवान जी ने बताया है वही मिलेगा। डबल हो गया तो डबल दिखाएगा, नहीं डबल हुआ तो नहीं दिखाएगा। इसका मतलब इस चीज को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ना तो स्पीड बदली ना टाइम बदला, इसका मतलब वो एक्चुअल रिजल्ट दिखाएंगे। एक्चुअल रिजल्ट दिखाएंगे तो उस बात से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन मार्क है। देखो 1 क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क, 3, तो 3 क्वेश्चन है। पहले का आंसर होगा नहीं, हम नहीं बता सकते यूजिंग द मीटर स्टिक। दूसरा है क्या स्पीड ऑफ लाइट अगर कांस्टेंट है तो उससे बता सकते हो, तो यस हम बता सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ना स्पीड बदली ना टाइम बदला। दूसरी बात बोली, what will happen if all the clocks in this universe also start running at half the speed, यानी दुनिया की जितनी भी घड़ी थी वो सारी स्लो होगी हाफ से, तो क्या बता पाओगे? यानी जो आप टाइम देखोगे वो टाइम कितना हो जाएगा, जितना भी टाइम है उसका आधा, जितना टाइम है उसका आधा। अब सोचो आप 5 फीट के थे, 5 फीट के, तो स्पीड की हेल्प से आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि डबल हो गए, है ना। लेकिन अगर टाइम को आधा कर दो तो स्पीड उतनी ही, टाइम को आधा कर दिया तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक जितना था उसका आधा हो जाएगा। यानी आप 10 नहीं, अब वापिस से कितना बताएगा आपको, 5 बताएगा। तो थर्ड का आंसर है नहीं, इससे भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बदल गया। टाइम बदल गया तो वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बता पाएगा। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड भी सेम होनी चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इन 3 सवालों को बड़े अच्छे तरीके से हमने सोल्व करना है, आंसर भी लिख भी रखा है। The validity of this statement cannot be tested by measuring with meter stick because length of meter stick also got doubled. ठीक है। दूसरा, yes it can be verified by using fact that speed of light is universal constant and has not changed, तो इससे हम पता कर सकते हैं। तीसरा, अगर लीनियर डबल हो गया और सारी क्लॉक आधी हो गई तो हम इस बात को नहीं प्रूव कर सकते कि सब कुछ सेम है या बदल गया। ठीक है, तीनों के आंसर मिल गए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट तो नहीं, ये आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें आता है, बड़े पेपर में तो शायद अब तक नहीं आया हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज देखो क्या होती है। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर 7 बेसिक यूनिट है और 2 कैसी है, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बस यहीं से कंसेप्ट आता है फंडामेंटल का और ड्राइव का। हमने 7 ही क्यों चूज किया उसका रीजन भी आपको मिल जाएगा। ये 7 ही क्यों, ऊपर वालों में 3 क्या थी, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, इसलिए इन 3 को ही हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इंटरनेशनल बनाना है तो सभी को लेना पड़ेगा, अब सभी को ना लेके हमने सिर्फ 7 को ही क्यों लिया, उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? ए सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी का एक सेट, विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, किससे, किसी और से, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, तो ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोला जाएगा, ऐसी क्वांटिटी को बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे टाइम को आपने मापना है, टाइम को मापने के लिए किसी और फिजिकल यूनिट की जरूरत पड़ेगी? बताओ, नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं। इसका मतलब टाइम को आप इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हो। आपका मास है, क्या उसको इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हो? आपका वजन, यस मेजर कर सकते हो यार, बहुत इजी मेजर कर सकते हो। अगर मैं पूछूं स्पीड, क्या स्पीड को इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हो? यानी क्या स्पीड को मापने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी देखा हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपको डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी और आपको टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये फंडामेंटल, यानी जो स्पीड है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ वो होंगी जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है,
देर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस दुनिया में यानी हमारी साइंस की दुनिया में सिर्फ 7 ही ऐसी क्वांटिटी है जिनको इंडिपेंडेंटली हम मेजर कर सकते हैं, यानी किसी और चीज की और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। वो 7 कौन कौन सी है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बेसिक हमारा मास। मास हमारा वजन, हिंदी में जिसको बोलते हैं आपका वजन, मास। दूसरा, मैं पहले फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं सारे। दूसरा है लंबाई। लंबाई को मापने के लिए भी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तीसरा है टाइम। टाइम को मापने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप मेजर करोगे, किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं टेम्परेचर का। नंबर 5 है करंट। करंट को भी इंडिपेंडेंटली मेजर किया जा सकता है। नंबर 6 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है, इसको डिटेल में हम सीखेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में। और लास्ट है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी। ये क्या है एक बार देखेंगे, एक एक करके जब सारी सीखते आएंगे ना तब इनको देखेंगे। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपकी, मास। मास यानी वजन। वजन को किस में मापते हो आप, वजन को आप ग्राम में मापते हो, केजी में मापते हो, मिलीग्राम में मापते हो, बहुत छोटा है तो तोड़े में भी माप लेते हैं, ठीक है, टन में मापते हो। ये सारी यूनिट है किसकी, आपकी वजन को मापने की। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली जाए, पहले इंटरनेशनल सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी वो समझो। देखो जैसे इंडिया में टेम्परेचर माप लिया आपने डिग्री सेल्सियस में, अमेरिका में टेम्परेचर मापा फारेनहाइट में, कहीं और मापोगे केल्विन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। लेकिन क्या हुआ था, जब ये सारे साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठा होते थे, मान लिया अपने इसरो में इन सब की मीटिंग होगी, ठीक है, और इन सब से पूछा गया कि बताओ आपके देश का टेम्परेचर कितना बड़ा, एवरेज कितना है, तो कोई किसी में बताएगा, कोई किसी में बताएगा। अब वहां अगर सारे मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कोई फॉर्मूले से कुछ और वैल्यू निकालेगा, कोई फॉर्मूले से कुछ और वैल्यू निकालेगा। ऐसे करके आपका प्रोजेक्ट जो है फेल, लाखों की आपके करोड़ों रुपए लगा रखे होंगे, सब फेल हो जाएगा। इसलिए बोला गया कि जब भी हम साइंस को पढ़ेंगे तो वहां हम यूज करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। यानी वहां पे हम ये नहीं देखेंगे आप कौन से देश से हो, वहां पे आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे, और वो सिस्टम को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम या SI सिस्टम, ठीक है। इसलिए जब भी हम साइंस की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में हमेशा हम SI यूनिट को रखेंगे, जब तक आपको बोला ना जाए कि किस यूनिट में रखना है, ठीक है। जब भी ना बोला जाए आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करोगे, हम इंटरनेशनल सिस्टम यानी SI सिस्टम फॉलो करेंगे। तो लंबाई को मास को मापने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम बोलता है कि आप उसको किलोग्राम के अंदर मापो, यानी किलोग्राम इज द SI यूनिट ऑफ मास। और इसको लिखते कैसे हैं, सिंबल क्या है इसका, kg, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ, लंबाई। लंबाई को मापने के बहुत सारे तरीके हैं, फुट, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर, ये सारे हैं, लेकिन इनमें से जो SI यूनिट है दैट इज मीटर, और उसका सिंबल क्या है, m। टाइम को सेकंड में, घंटों में, मिनट में, दिनों में, हफ्तों में, बहुत सारे तरीके, लेकिन SI यूनिट बोलता है कि आप उसको मापो सेकंड में, ठीक है, और सिंबल सिंपल S। फिर है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट, दो तो मैंने आपको बताई, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। तीसरी है केल्विन, चौथी हम कुछ और बना सकते हैं, पांचवी कुछ और बना सकते हैं, छठी कुछ और बना सकते हैं। टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली बोला गया वो बोला गया केल्विन को। याद रखना ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम इंडिया में सेल्सियस 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 की बात करते रहते हैं, लेकिन उसकी SI यूनिट है केल्विन, और उसका सिंबल है कैपिटल K, ठीक है, कैपिटल K। नेक्स्ट है करंट। करंट आपके चार्जर पे लिखा होता है, या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वहां लिखा होता है, क्या लिखा होता है,
एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को लिखते हैं ए से, कैपिटल ए से। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब जैसे एक रिएक्शन करवा रहे हो तो 2 रिएक्टेंट आप लोगे तो कितना अमाउंट लोगे उनका, ग्राम में तो बता दोगे, लेकिन ग्राम का हम यूज नहीं करते। हो सकता है आपकी एक एक रिएक्टेंट आपका लिक्विड फॉर्म में हो, एक सॉलिड फॉर्म में। जैसे पानी में नमक मिलाना है, पानी लिक्विड है, नमक क्या है, नमक है आपका सॉलिड। तो उस केस में पानी की यूनिट यूज करोगे लीटर, नमक की यूज करोगे ग्राम, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए एक कॉमन यूनिट बनाई गई और उसको नाम दिया गया मोल, MOLE। और ये आपका 11th क्लास की केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 1 है। मोल कंसेप्ट उसको बोलते हैं चैप्टर को, वैसे तो नाम कुछ और है, लेकिन वहां हम मेनली पढ़ते हैं मोल को। ठीक है, तो वहां इसको देखेंगे। और इसकी यूनिट होती है, इसमें से आपको ई को हटा देना है, MOL लिखना है। MOL इज द यूनिट ऑफ मोल। नंबर 7 है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस का मतलब होता है रोशनी, और इंटेंसिटी का मतलब उसकी घनता, यानी वो कितनी है। यानी रोशनी की मात्रा अगर आप मेजर करने जाओगे तो वो हो जाएगी लुमिनियस इंटेंसिटी। यानी आपका बल्ब कितनी तेज रोशनी दे रहा है, सन कितनी तेज रोशनी दे रहा है, अंधेरा कितना है। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए एक आता है लक्स मीटर, वहां हम लक्स में इसको मेजर करते हैं, LUX। ये आप कहाँ देखोगे, जो आपकी LED है ना, बल्ब आता है हमारा, उसमें डब्बे पे देखना, वहां लक्स लिखा होगा, LUX, लक्स, कितने लक्स का है वो। क्रिकेट देखते हो तो वहां अंपायर भी लाइट चेक करते हैं ना, जब भी बादल वगैरह मौसम खराब हो तो वो भी लक्स में मेजर करते हैं। लेकिन इसकी जो इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज कैंडेला। कैंडेला, ठीक है, और इसका सिंबल है CD। कैंडेला का सिंबल क्या हो जाएगा आपका, CD। ये जो आपकी लुमिनियस इंटेंसिटी है, पूरी 11th पढ़ लेना, पूरी 12th पढ़ लेना, कहीं भी यूज नहीं आएगी। पहली 5 तो हम नॉर्मली यूज करते ही हैं, छठी हमारी केमिस्ट्री में यूज होगी, और जो 7वीं है वो वैसे फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स के हो सकता है एक चैप्टर में आ भी, लेकिन इंटेंसिटी की यूनिट हम यूज वहां नहीं करते। 7वीं शायद 11th 12th में आपके कहीं भी काम नहीं आएगी। तो पहली 6 इंपॉर्टेंट है, याद 7 तो रखनी है। ठीक है, और जो आपके याद नहीं रहती है हमेशा पेपर में वही आती है, सवाल आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, तो आपका आंसर होगा कैंडेला। यूनिट नहीं, SI यूनिट पूरा बोलोगे। अब है कुछ सप्लीमेंट्री SI यूनिट, यानी इनको भी मेजर करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, मतलब जरूरत होती है इसलिए वो बेसिक नहीं है। सप्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि इनको मेजर करने के लिए किसी की जरूरत होती है, लेकिन ये इनका अपना इंडिपेंडेंट वजूद भी है, इसलिए इनको कंसिडर किया गया। उनमें सबसे पहली है, ये एक्चुअल में दोनों एंगल है। दोनों क्या है ये, एक सेकंड, दोनों है एंगल। ठीक है, यानी कोण। अब एक है 2D का कोण, जो आज तक आप पढ़ते आए हो, उसका नाम है क्या बोलेंगे उसको, प्लेन एंगल बोलेंगे इसको, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को किस में, डिग्री में मापते हैं ना कोण को, लेकिन SI यूनिट डिग्री में नहीं बोलती, वो बोलती है कि आप इसको मापो रेडियन के अंदर। ठीक है, और सिंबल आ जाएगा RAD, रेडियन। ठीक है, क्या होता है प्लेन एंगल, यही है आपका दिस एंगल थीटा। ये जो थीटा होता था, दिस थीटा इज इन डिग्री। अब इसी एंगल को मेजर करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप यहां से यहां तक की लंबाई मेजर करो, मान लिया R है। अब यहां पे प्रकार रख के एक चाप लगाओ, आर्क ड्रॉ करो, कर दिया आर्क ड्रॉ। अब ये भी R होगी। अब मान लिया यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो L है। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, L। तो उस केस में जो आपकी रेडियन होगी वो होगी L बाय में R। L यानी लेंथ ऑफ आर्क, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज द रेडियन। इसका भी हम यूज करेंगे, जैसे आप कोस थीटा निकालते हो वहां थीटा आप डिग्री में पुट करते हो, ठीक है, लेकिन वहां हम रेडियन में भी यूज कर सकते हैं। तो कभी कभार हम थीटा को किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
L बाय में R। ठीक है। सेकंड है आपकी सॉलिड एंगल। ठीक, जैसे ये था, ये आपका होता है 2D, 2 डायमेंशन। अब इसमें देखो आप पेपर पे बना सकते हो इसको इजीली, तो 2 डायमेंशन हो गया। अगला है सॉलिड एंगल, ये हो जाएगा 3D, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन, अब 3 डायमेंशन है तो कैसे होगा, देखो एक बार इसको वो करते हैं। जैसे मान लिया एक बार ना इसको उठा के मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि जगह बन जाए थोड़ी सी। ये था आपका प्लेन एंगल। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पहली बात तो आपका 3D में होगा। 3D में कैसे, जैसे यहाँ तो एक सर्कल था, एक सर्कल में हम थीटा निकाल रहे थे, लेकिन अगर सेम चीज आप स्पीयर में निकालो। अब इसके लिए मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूं, ये वाली। जैसे इसको आप देखो, ये क्या है, ये हमारा एक स्पीयर है। ठीक है। अब इस स्पीयर में आप क्या करो, यहां से एक पूरा गोला काट दो। जैसे आप वो काटते हो ना, तरबूज काटते हो, तरबूज को चारों साइड से काट लिया और अंदर से वो एक फाड़ सी निकाल लिया आपने। ऐसे ही यहाँ पे हम एक गोलाकार शेप में इस स्पीयर को सेंटर तक काट देते हैं। तो ये जो एंगल आया है आपका, ये जो एंगल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल की फॉर्म में। और ये किसके बराबर हो जाएगा, पहली बात तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी स्टेरेडियन। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, वो आप देख लो, स्टेरेडियन। ठीक है। और सिंबल है इसका SR। क्या हो जाएगा स्टेरेडियन, SR, दैट इज इक्वल टू, जैसे यहां क्या था L बाय R, ये हो जाएगा एरिया। और एरिया यानी ये S बोलो, A बोलो, S या फिर A, और A यहां पे हम लिख देते हैं A, डिवाइडेड बाय रेडियस जो है उसका स्क्वायर। ये आपके कहीं काम नहीं आएगी, चिंता मत करो, लेकिन जो प्लेन एंगल है वो वाला तो जरूर काम आएगा, वो ध्यान रखना। लेकिन वैसे याद रखना है कि कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और उनकी यूनिट क्या है, यूनिट का नाम भी और यूनिट का सिंबल भी। नीट 2023 में यही पूछा था, यूनिट दे दी, पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लीमेंट्री यूनिट, और उसमें एक था सॉलिड एंगल, या पता नहीं रेडियन था, ये मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन था सप्लीमेंट्री यूनिट से ही। ठीक है। तो ये जो 7 है ये है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये 2 ऐसी हैं जो कि है सप्लीमेंट्री। हालांकि देखो फॉर्मूला सा बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन फिर भी हम इनको बेसिक यूनिट के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है। क्या नाम देके, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब एक थी फंडामेंटल, दूसरी आ गई आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी उन 7 के अलावा और उन 2 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बच गई वो सारी की सारी कैसी है, ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब फॉर्मूले से ड्राइव करना, निकालना, यानी जिनका फॉर्मूला आ जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलोगे आप ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एरिया है, एरिया को क्या लिखते हो आप, एरिया इज दी लेंथ इनटू लेंथ, या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू लेंथ ही लिख देते हैं हम। ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई करो, या चौड़ाई भी तो एक प्रकार से लंबाई ही है, तो लंबाई गुना लंबाई। वॉल्यूम निकालते हो, वॉल्यूम किसके बराबर होती है, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। अगर इनकी यूनिट की बात करें, यूनिट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका फॉर्मूला है उसमें बेसिक यूनिट रख दो। जैसे लेंथ की बेसिक यूनिट क्या है, मीटर, दूसरी लेंथ की बेसिक यूनिट क्या है, मीटर, दोनों को गुणा करोगे तो आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालना है तो उसके फॉर्मूले में बेसिक यूनिट रख दो, जो भी आपका आंसर है वही उसकी यूनिट हो जाएगी। जैसे वॉल्यूम की यूनिट निकालनी है, क्या आएगी, लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, अगली लेंथ की मीटर, और तीसरी लेंथ की मीटर, तो तीनों की हो जाएगी मीटर क्यूब। जितने भी तरीके की वॉल्यूम निकालोगे, किसी की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो,
किसी की भी वॉल्यूम निकाल लो वो मीटर क्यूब के अंदर आएगी, यानी वहां पे 3 तरीके की लंबाई आपकी गुणा होंगी। ठीक है, एक आपने सुना होगा डेंसिटी। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? रो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप यूनिट निकालने जाओगे, यूनिट कैसे निकाल लेंगे? जो भी उसके फॉर्मूले में आ रही है उनकी यूनिट रखो। जैसे मास की यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम की यूनिट अभी जस्ट आपने निकाल ली, दैट इज मीटर क्यूब। तो या तो आप ऐसे लिख दो केजी मीटर क्यूब, या फिर इसी को लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। एक रूल होता है कि अगर ए की पावर एक्स है उसको आप नीचे ले जाओ, यानी 1/a की पावर करना चाहो तो वो माइनस का या साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर मीटर क्यूब है नीचे है, उसको ऊपर ले जाओगे, साइन चेंज कर दो, मीटर पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भैया, डिस्टेंस इज इक्वल टू, बताओ फटाफट, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस की यूनिट। डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार से लेंथ ही तो है, डिवाइडेड बाय टाइम। अगर यूनिट निकालना चाहोगे तो यूनिट क्या आएगी? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम की होती है सेकंड। या तो ऐसे लिख लो मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर वेलोसिटी बाय टाइम बोलो, या स्पीड बाय टाइम बोलो। स्पीड बाय टाइम। तो अगर आप एक्सेलरेशन की यूनिट निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगी? स्पीड की क्या निकाली आपने? मीटर सेकंड की पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? सेकंड। या तो ऐसे लिख लो, या एक और तरीका हो जाएगा, इस सेकंड को भी ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? मीटर और सेकंड की पावर -2। क्योंकि ये नीचे वाला सेकंड ऊपर जाके एक और माइनस हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, -1 इसका, -1 इसका, -2। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, F इज इक्वल टू mg, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट बताओ क्या आएगी? मास की क्या होती है? केजी, इनटू एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, केजी पर मीटर स्क्वायर। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट जो है वो हमने स्पेशली किसी साइंटिस्ट के नाम पे रख रखी है उनकी याद में। जैसे ये फोर्स से रिलेटेड लॉ दिए थे हमारे न्यूटन साहब ने। अब फोर्स की जो यूनिट है, वैसे तो ऐसा यूनिट क्या आ गई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन जी की रिस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं? इस यूनिट को एक नाम दे देते हैं और न्यूटन, और उसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल एन। यानी फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखो या फिर न्यूटन रखो, सेम ही बात होगी। एसआई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एसआई की बजाय कहीं और कुछ आ जाएगा तो उस केस में न्यूटन यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखना। जब एसआई यूनिट है तो ही वो क्या है? न्यूटन। अब फोर्स की दोनों यूनिट आपकी एसआई है, यानी अगर ये लिखते हो तो ये भी एसआई यूनिट, न्यूटन लिखते हो तो वो भी कैसी? एसआई यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला ध्यान है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब कैसे निकालोगे? फोर्स की यूनिट लिखते हैं पहले। यूनिट फोर्स की क्या थी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया की यूनिट क्या है? एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। ऊपर हमने देखा एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणा लंबाई, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये आ गई। और इसी चीज को क्या लिख सकते हो? केजी मीटर की पावर 1 है ऊपर, नीचे है -2, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके -2 और 1 प्लस की पहले से है तो ओवरऑल बचेगी -1। तो मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। तो एक तो यूनिट ये आ गई। और को हम लिखते हैं यहां नहीं, यहां। और फोर्स को क्या बोलते हैं हम? फोर्स न्यूटन हो जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक और हो सकती है, और एक होती है पास्कल।
पास्कल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीए। जैसे हमने न्यूटन रखा ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे, ऐसे ही पास्कल, पास्कल क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। कलर इसका रेड, ठीक है। और इस पूरे को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ इस तरीके से ले लूँ, इसको कर दूँ डिलीट, और ये जो अपना सारा मटेरियल है ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी प्रेशर के बारे में कहानी होगी। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बताओ फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अब अगर यूनिट निकालोगे, यूनिट क्या आएगी, यूनिट हाफ की कोई यूनिट नहीं होती, मास यानी केजी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड माइनस 1। अब याद रखो, अगर क्वांटिटी का स्क्वायर है तो यूनिट का भी आपने करना पड़ेगा स्क्वायर, यानी जो भी ऑपरेशन यूनिट्स के हैं सेम ऑपरेशन आपने, सॉरी, जो भी ऑपरेशन क्वांटिटीज के हैं सेम ऑपरेशन आप यूनिट के भी करोगे, चाहे वो गुणा हो, भाग हो, पावर हो या कुछ और हो। मेनली ये तीन ही मिलेंगी, गुणा, भाग और पावर, देख लो यही मिल रही है। तो फाइनली यूनिट क्या आएगी, केजी, मीटर का स्क्वायर और सेकंड की पावर -2, यानी जो स्क्वायर है ये मीटर का भी हो जाएगा और पर सेकंड का भी हो जाएगा, और फाइनली हमारी आएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसे हमारे इनकी है ऐसे ही एनर्जी की भी है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की, और वो हो जाएगी जूल। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये कोशिश करो एटलीस्ट इतना तो आपको याद हो, क्योंकि इतना याद होगा तो ही काम चलेगा आगे। इससे ज्यादा याद, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ये तो बेसिक से हैं, 9th क्लास 10th क्लास तक के, इतना याद हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान हो तो दैट इज mgh, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो पुट करो, मास की क्या होती है kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट, हाइट यानी एक प्रकार से क्या है, लेंथ ही तो है, तो मीटर। फाइनली क्या आएगी, फाइनली आपकी आएगी केजी, मीटर मीटर को मिला के मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -2। अब बहुत अच्छी चीज है एक नोट करने की, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया, पोटेंशियल एनर्जी था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया। अगर मैं ऐसी ऐसी 50 तरीके की एनर्जी निकालना चाहूं, 50 अलग अलग एनर्जी की यूनिट निकालना चाहूं, तो सब की सब क्या आएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यूनिट बदल दो, जैसे सॉरी नाम बदल दो, तो यूनिट हमेशा सेम रहेगी। जैसे लंबाई है, लंबाई का नाम लंबाई भी है, लंबाई का नाम चौड़ाई भी है, लंबाई का नाम ऊंचाई भी है ना। लंबाई का नाम डिस्टेंस भी है, लंबाई का नाम डिस्प्लेसमेंट भी है। ये लंबाई के अलग अलग नाम होंगे, लेकिन बात तो एक ही है, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है, तो यूनिट हमेशा लंबाई की क्या रहेगी, मीटर। ऐसे ही एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, फलाना दकड़ा मुकड़ा, कुछ भी हो, एनर्जी है तो उसकी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, या फिर उसको आप लिखोगे जूल, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूं, और जूल, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज का कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो यहां से Q का फॉर्मूला क्या आएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब I की यूनिट, करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, और टाइम की सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है, आपकी चार्ज की। और एक और बोल दिया गया साइंटिस्ट के नाम पे ही, और कूलम, स्पेलिंग क्या है, COLOUM, कूलम। कूलम को शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे C, यानी सिंबल फॉर्म में C, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे भी यूनिट है, जैसे न्यूटन है, पास्कल है, जूल है,
कूलम है, एक आधी और होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव्ड भी हो सकती हैं और आपकी फंडामेंटल भी हो सकती हैं। फंडामेंटल कितनी है? टोटल 7, सप्लीमेंट्री भी है 2, और ड्राइव्ड कितनी है? अनलिमिटेड। ड्राइव बहुत सारी, कितनी भी बना लो, कोई भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, जैसे लंबाई गुणा में टेम्परेचर, ये कोई एक यूनिट होगी, हो सकती है भाई। तो इस तरीके से इनफाइनाइट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अब उनकी यूनिट निकालनी है तो बस जो भी आपकी उस क्वांटिटी की यूनिट है उसकी यूनिट लिख दो, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्मूले में लग रहे हैं वही आप यहाँ लगा दो। अब एक क्वेश्चन है HBSC 2026 में पूछा गया फिजिक्स के पेपर में। ये जो टॉपिक है ये कंबाइंड टॉपिक है केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तो मैं क्वेश्चन जो लेके आऊंगा वो दोनों के लेके आऊंगा। तो HBSC 2026 के फिजिक्स के पेपर में पूछा गया कि इन SI सिस्टम, अगर SI सिस्टम है तो ऑल ड्राइव्ड यूनिट, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल ड्राइव्ड यूनिट आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या ये बात सही है? मतलब क्या कर रहा है कि जो ड्राइव्ड यूनिट आती है वो या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आती है, किसको? फंडामेंटल यूनिट को। क्या ये बात सही है? यह हमने क्या किया? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 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 मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बात तो ठीक है भाई, ये सॉरी मल्टीप्लाई, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ऑल ड्राइव्ड यूनिट आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। क्या यहाँ कहीं भी हमने ऐड किया? नहीं। जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी निकाल लोगे कहीं भी ऐड नहीं करोगे, आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे और पावर करोगे। पावर मतलब, पावर का मतलब मल्टीप्लाई ही तो होता है, ठीक है। ऑल ड्राइव्ड यूनिट आर ऑब्टेनिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग, यानी ना एडिशन करते ना सब्ट्रैक्ट करते, हम करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिपेंड अपॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कहने की बात है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। देखो जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, कौन सा? फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी, मैंने कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं किया कि मैं गुणा करूंगा, भाग करूंगा, क्या करूंगा। लेकिन आपको अगर ये कंसेप्ट आता है, आप ये सारी चीज एनालाइज करोगे अपने दिमाग में उसी टाइम, आप एरिया का फॉर्मूला निकाल के देखोगे, एरिया होता लंबाई गुणा लंबाई, डेंसिटी का निकालोगे वो उसका निकालोगे वो उसका, तो आप खुद ब खुद एनालाइज करोगे कि यार मैं हर जगह या तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, कहीं भी प्लस माइनस नहीं कर रहा, किसी में भी नहीं करूंगा कभी भी। जो भी फॉर्मूला होगा हमेशा, या अगर प्लस माइनस होगा तो ऐसे ब्रैकेट में होगा, ध्यान रखना, पूरी नहीं, ब्रैकेट में होके, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप सीखो, यानी आप एनालाइज करना सीखो कि किस तरीके से जो कंसेप्ट सीखे हैं आपने, रट्टे नहीं मारे, सीखे हैं, उनसे आप किस तरीके से नए टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं वर्कशीट की फॉर्म में आप सभी को दूंगा, उनको सोल्व करना। नहीं आएंगे तो मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। तो एनालिटिकल दिमाग आपने डेवलप करना है, ना कि रट्टे वाला, मेमोरी वाला। यही फर्क है 10th क्लास तक में और 10th के आगे में। लास्ट टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है मैं इसको इस लेक्चर में भी कराऊंगा, अगले में भी कराऊंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10। इसका मतलब क्या है? देखो हम ना कुछ यूनिट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे अब मैं ऐसा यूनिट की नहीं बात कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूं, जैसे मैंने लेंथ के लिए सिलेक्ट किया मीटर, मास के लिए सिलेक्ट किया ग्राम, टेम्परेचर के लिए हम नहीं कर रहे फिलहाल, टाइम के लिए हमने सिलेक्ट किया सेकंड, ठीक है। करंट के लिए एम्पियर, ठीक है। और इंटरनेट के लिए इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट डाटा, उसके लिए हमने सेलेक्ट किया बाइट, ठीक है, BYTE बाइट। और भी बहुत सारी हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट या फिर बेस यूनिट, ठीक है, बेस यूनिट। अब बेस यूनिट क्या होंगी? बेस यूनिट वो यूनिट होंगी जिनको हम बाकी यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे लंबाई को मापने की अलग अलग यूनिट क्या बताई थी? मीटर बताई थी, सेंटीमीटर बताई थी, मिलीमीटर बताई थी, किलोमीटर बताई थी।
और माइक्रोमीटर हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती है, तो अलग अलग लंबाई को मापने की यूनिट है। लेकिन हम क्या करेंगे, किसी एक यूनिट की फॉर्म में रिलेशन निकाल लेंगे। अब उस रिलेशन का यूज करेंगे जब भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट बदलनी हो। तो जिस यूनिट को आप रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हो उनको बोलते हैं बेस यूनिट। तो हमने रेफरेंस किस किस को सिलेक्ट किया है, मीटर को, ग्राम को, सेकंड को, एम्पियर को, बाइट को। ठीक है, बाइट क्यों, क्योंकि ये एक मतलब आसान है, आप मतलब आगे यूज बताऊंगा बाइट क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, तो हमने इनको बेस यूनिट सेलेक्ट कर लिया। बेस यूनिट यानी जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे। लिख देते हैं जिसके साथ बाकी यूनिट्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ गए। बस इसमें एक अलग है कि हम मास की केजी नहीं, मास की हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्राम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके अलावा बाकी सब सेम है। ठीक है, अब ये जो लिखी हुई है ये 5-6, दीज आर दी यूनिट्स स्मॉलर देन बेस यूनिट। बेस यूनिट से छोटी यूनिट, ये सारी छोटी यूनिट है। ठीक है, अब एक रिलेशन हम लिखेंगे, या जो मल्टीपल लिखा हुआ ना ये वाला कॉलम, थर्ड वाला मल्टीपल, यहां हम रिलेशन लिखेंगे कि एक बेस क्वांटिटी कितने इन यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो मीटर से जस्ट छोटी यूनिट होती है डेसी। डेसीमीटर बोलो, मीटर की लेंथ लंबाई की बात करेंगे तो डेसीमीटर बोलेंगे, ग्राम की बात करेंगे डेसीग्राम, टाइम की डेसी सेकंड, करंट की डेसी एम्पियर। ठीक है ना, वो आप खुद समझ जाना। मैं मीटर का एग्जांपल लेके चलता हूं। अगर मीटर से छोटा कोई चीज होती है तो दैट इज डेसीमीटर। डेसीमीटर में मीटर कितने, एक डेसीमीटर कितने मीटर के बराबर, वो है 10 की पावर -1 मीटर के बराबर। याद रखियो, एक डेसीमीटर बराबर है 10 की पावर -1 मीटर के बराबर। ठीक है, समझ गए। मैं मीटर की बजाय मैं केजी ले सकता हूं, सॉरी ग्राम ले सकता हूं। मीटर की बजाय मैं ग्राम ले सकता हूं, टाइम ले सकता हूं। तो 1 मीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, समझ गए। सिंबल क्या है, डी। तो डी के साथ एम लग जाएगा, जी लग जाएगा, या एस लग जाएगा, कोई सा भी आप ले सकते हो, एम्पियर ले सकते हो। ठीक है, अब डेसी से छोटा होता है सेंटी। कंपेयर सबको मीटर के साथ ही करेंगे, मैं मीटर का ही लेता हूं, बाकी सब आप खुद एनालाइज कर लेना। अगर मैं 1 सेंटी की बात करता हूं, 1 सेंटी मतलब मीटर से छोटी यूनिट डेसी, डेसी से छोटी सेंटी। सेंटी 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर, 10 की पावर -2 के बराबर। ठीक है, सेंटी से छोटा होता है मिली। 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3। याद रखियो, मिली का सिंबल एम, मीटर का भी एम, तो मिलीमीटर का क्या हो जाएगा mm, है ना। माइक्रो, माइक्रो का सिंबल होता है ये, माइक्रो का सिंबल ऐसे इस तरीके से, यू क्या कर्सिव में यू लिख दो। ठीक है, तो दैट इज द सिंबल ऑफ माइक्रो। ठीक है, ये होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। ठीक है, 1 नैनो 10 की पावर -9, 1 पिको 10 की पावर -12, 1 फेम्टो 10 की पावर -15। ठीक है, पैटर्न नोट करो। पैटर्न क्या है, 1 2 3 6 9 12 15, यानी 1 से 3 तक कंटिन्यू और फिर 3 के मल्टीपल। ठीक है, और सबकी पावर माइनस में क्यों, क्योंकि स्मॉलर देन बेस यूनिट है। बेस यूनिट क्या क्या हो सकती है, मीटर, ग्राम, सेकंड, एम्पियर, बाइट। ठीक है ना, बाइट का अगले में बड़ा अच्छा एग्जांपल है, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये 7 अक्षर या 8 अक्षर लाइन में याद कर लो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। पिको तक ही मेनली, या फेम्टो भी आ जाता है कभी कभी। डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको मतलब 10 की पावर -12। ठीक है, अब ये जो है दीज आर दी यूनिट बिगर देन यूनिट्स बिगर देन बेस यूनिट, यानी वो जो यूनिट लिखी थी उनसे बड़ी। जैसे मीटर से छोटा होता था डेसी, मीटर से बड़ा होता है डेका, डेका मीटर,
ठीक है, डेकाग्राम, डेका एम्पियर, और उसका सिंबल है DA, DA यानी डेका। यहाँ 10 की पावर कितनी होगी, जो ऊपर पैटर्न था सेम पैटर्न, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यानी 10 की पावर 1। ठीक है, यानी 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर। ठीक है, अगली है हेक्टा, हेक्टा H से लिखेंगे 10 की पावर। अगली है किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3। फिर मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6। अब यहाँ से कैपिटल सिंबल स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ तक सारे सिंबल स्मॉल लेटर में थे, उसके आगे सारे कैपिटल में। तो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, पैटर्न वही है, 10 की पावर 1 2 3 और फिर 3 के मल्टीपल 6 9 12 15। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है, अब मैंने आपको एक इंटरनेट वाला बताया था, ये एक प्रकार से ट्रिक हो जाएगी याद करने की। जैसे अगर इंटरनेट की स्पीड की बात करें, सबसे कम स्पीड आप कब मानते हैं, जब आपकी स्पीड हो KB में, है ना, KB। KB से थोड़ी ज़्यादा स्पीड किस में होती है, MB। MB से थोड़ी ज़्यादा स्पीड किस में होती है, GB। GB से थोड़ी ज़्यादा स्पीड किस में होती है, TB। KB से कम स्पीड भी एक होती है, दैट इज B, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से पैटर्न ध्यान रखेंगे, क्या पैटर्न बन रहा है, बाइट, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। बाइट, किलो बाइट, फुल फॉर्म है ये, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, और इससे आगे क्या हो जाएगा, PB। PB यानी पंजाब नहीं, PB का मतलब होता है पेटाबाइट। ठीक है, तो ये बस एक प्रकार से याद करने का तरीका हो गया कि किस तरीके से मैं इनको याद कर लूंगा, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ठीक है, पावर का पैटर्न तो बस याद रखेंगे हम। यहां से अगर ये 0 है, यहाँ पावर 3 6 9 12 15। ठीक है, बीच वाले नहीं आ रहे इसमें, बीच वाले हम यूज बहुत कम करते हैं, डेका और हेक्टा का यूज बहुत कम करते हैं। हेक्टा तो, हेक्टामीटर तो आपने सुना होगा, हेक्टामीटर का मतलब होता है ये 2 बार गुणा, सॉरी हेक्टामीटर तो ये हो जाएगा, हेक्टामीटर स्क्वायर आपने सुना होगा, समझ गए। तो बस इनको याद करना है। यूनिट कन्वर्जन अगला टॉपिक है आपका, इसको एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर होगा। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस बना रहे हैं, लेकिन अगला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो आपका ये नहीं देखेगा कि वो फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है या मैथ का पार्ट है, वो साइंस का पार्ट है। साइंस भी कौन सी, जनरल साइंस, यानी 11th 12th 9वीं 10वीं ये सब नहीं, जनरल साइंस। शुरुआत के जो टॉपिक है यही टॉपिक आपका बेस बनाएंगे, यही टॉपिक डिसाइड करेंगे कि आपका साइंस में इंटरेस्ट होगा, कि आपको साइंस आएगी या नहीं आएगी। तो शुरू के टॉपिक को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सीखना है, जितना ज़्यादा सीखा जाए उतना ज़्यादा सीखना है। ठीक है, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखेंगे। PDF के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब फिर बता दूँ, PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाओ, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इतनी सारी कि वो मोर देन सफिशिएंट होंगी आपकी स्टडी को बेटर करने के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लेक्चर को एंजॉय करो, पढ़ाई को भी एंजॉय ही करना है, बोझ तो हमने बनाना नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।